हाँ जी प्यारे बच्चों, कल हमने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में कुछ जानकारी दी थी। एक बार इस पीडीएफ को दोबारा देखिए। इसमें हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब जानकारी सही मिल गई होगी। आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो को समझने के लिए पहले आपको जो कल बताया गया था उसको समझना पड़ेगा। हमने कहा था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए आपको इन 5 जनरल रूल्स को अप्लाई करना होता है, जिसके अंदर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे परिवर्तित करते हैं, कंजक्शन को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, और प्रोनाउन या टेंसेज या फिर निकटता प्रकट करने वाले शब्द वगैरह को हम किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। इन सभी रूल्स को समझने के लिए हमको जाहिर सी बात है, हमारे जो वाक्य के प्रकार थे, सेंटेंसेस के टेंस एंड इट्स काइंड्स थे, जिसमें असर्टिव एक है, इंट्रोगेटिव एक है, इम्परेटिव एक है, एक्सक्लेमेटरी एक है। इन सब के बारे में मैंने कहा था कि भाई अलग अलग सेंटेंसेस आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं हम पहला सेंटेंस, पहला वाक्य, जिसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। देखिए, मैंने दोनों पीडीएफ आपको पहले ही भेज दिए हैं। एक हमारा पीडीएफ था जिसमें हमने जनरल चीज़ें पढ़ाई हैं, ये वाला, और दूसरा पीडीएफ हमारा था जिसके अंदर आज हम पढ़ाने वाले हैं असर्टिव सेंटेंसेस। आइए शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। ये असर्टिव सेंटेंस यहाँ मैंने लिख दिया है। आप इस असर्टिव सेंटेंस को आज पढ़ेंगे, यानी कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सभी 4 प्रकार के वाक्य पढ़ने होते हैं और उन सभी जनरल रूल्स को अप्लाई करना होता है। तो आपको चाहिए कि आप एक एक सेंटेंस करके उसको समझें। इसके भी 2 चरण रहेंगे, 2 भाग रहेंगे। पहले आप अपने जनरल रूल्स को देखें कि जनरल रूल्स को किस प्रकार से आप अप्लाई करते हैं। पहला जनरल रूल है हमारा कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, यानी कि असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब किस प्रकार से बदली जाती है, इसके बारे में यहाँ आपको कुछ जानकारी दी गई है। इसमें लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब असर्टिव सेंटेंस में केवल तभी बदली जाएगी जब उसमें ऑब्जेक्ट मौजूद हो। ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट है कि जब आप किसी सेंटेंस में, जैसे सीता सेड टू, ये यहाँ लिखा हुआ है सीता सेड टू गीता, ये गीता ऑब्जेक्ट है। अगर सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो फिर ये बदलेंगे सेड टू, अगर नहीं है तो फिर सेड का सेड ही रहेगा। सेड टू का करेंगे चेंज, सेड का नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ कुछ शब्द मैंने लिखे हैं। मैं इसको आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, लिखा है सेड। अब सेड टू को क्या बताया कि टोल्ड करेंगे, हो गया टोल्ड। फिर सेज टू, उसका क्या बताया गया, टेल्स करेंगे। फिर से टू का क्या है, टेल्स करेंगे। आपको जो पीडीएफ मैंने भेजा है, आप इनको एज इट इज़ अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए किसका क्या होगा। तो ये हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बारे में यहाँ आपको बता देगा। जैसे कहा गया विल सेज टू, तो वुड टेल करेंगे, वुड टेल्स करेंगे। यहाँ टेल लिखा हुआ है, वुड टेल्स कर लेना उसको। सेल सेज टू, तो उसको शुड टेल्स करेंगे, यानी कि जहाँ से में एस जुड़ा हुआ है वहाँ टेल में एस जुड़ जाएगा, टेल्स। जहाँ एस हटा हुआ है, जैसे विल से टू, तो वहाँ वुड टेल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अपनी रिपोर्टिंग वर्ब बदलनी होती है। लेकिन ये सब ध्यान रहे कि असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब तभी बदली जाएगी जबकि उसमें ऑब्जेक्ट मौजूद हो। ऑब्जेक्ट में फिर कह रहा हूँ, यानी कि सीता सेड टू गीता, ये गीता होना चाहिए। गीता हो, हिज हो, हर हो, हिम हो, ऑब्जेक्ट आपको पता है, नहीं तो आगे मैं बताऊंगा ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा जो जनरल रूल है किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, वो है कंजक्शन का प्रयोग करना। ये हमारा है कंजक्शन है। पहले ये समझिए कंजक्शन किसे कहते हैं। कंजक्शन कहते हैं वाक्य को जोड़ने वाला, यानी कि एक तरह से वेल्ड करने वाला, वेल्डिंग करने वाला। क्या होता है, हर वाक्य के 2 पार्ट होते हैं, उसमें एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। उन दोनों के बीच में जो कंजक्शन प्रयोग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंजक्शन बोलेंगे। यहाँ ये दैट लिखा हुआ है कि आपको दैट यूज करना है असर्टिव सेंटेंसेस में। बस ये बहुत बड़ा रूल नहीं है, सामान्य से रूल है, समझ लीजिए कि असर्टिव सेंटेंसेस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने हेतु हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ लिखा था सीता सेड टू गीता, तो सीता का सेड का कर दिया, सेड टू का कर दिया टोल्ड हमने, और गीता के बाद इस कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे यहाँ से, ये जो चीज़ है, और इसकी जगह बस दैट लगा देंगे। तो ये दैट अपने आप में कंजक्शन कहलाता है। उम्मीद है आपको दोनों पहले वाले जो जनरल रूल हैं ये समझ में आ गए होंगे। चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। तीसरा रूल क्या है हमारा, प्रोनाउन का परिवर्तन। तो जैसे आपको
कंजक्शन क्या है हमने बताया था, जोड़ने वाला, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने वाला। ऐसे ही प्रोनाउन क्या होता है ये समझना चाहिए। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। तो सिंपल सी बात है भाई, प्रोनाउन क्या है कि नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द। 9th में 10th में हमने कई बार पढ़ा होगा से। अब यहाँ प्रोनाउन को बांटा गया है कि प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है हमारा, उसमें कहा गया है फर्स्ट पर्सन, ये यहाँ हमने फर्स्ट लिख दिया। दूसरा भाग क्या है, सेकंड पर्सन। तीसरा भाग क्या है, थर्ड पर्सन। आई और वी फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, यू सेकंड पर्सन कहलाता है, ही सी इट और दे ये आपके थर्ड पर्सन कहलाते हैं। तो समझिए टोटल जो प्रोनाउन है आपके वो आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू, ही, सी, इट और दे। इनके अलावा किसी स्त्री या पुरुष के नाम को हम प्रोनाउन तो नहीं कहेंगे, ये नाउन कहलाते हैं, लेकिन ये सब थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है। यानी कि प्रोनाउन को जब आप बांटेंगे तो 3 भागों में बांट लेंगे, एक फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड, तीसरा थर्ड। अब यहाँ सिंपली क्या लिखा गया है कि इनके जो भी प्रोनाउन है उनके ऑब्जेक्ट लिख दिए गए हैं। जो मैं अभी बता रहा हूँ सीता सेड टू गीता, कि गीता क्या ऑब्जेक्ट है। तो इसी प्रकार से आई के साथ अगर उसका ऑब्जेक्ट कोई लगेगा तो एक एक्टिव केस में ऑब्जेक्ट होता है मी जिसे हम बोलते हैं, एक पैसिव केस में होता है माई या माइन। देखिए 2 लिखे हुए, मी आई का ऑब्जेक्ट है ये भी, और माई भी आई का ही ऑब्जेक्ट है। एक्टिव केस में मी और पैसिव केस में माई। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ हर एक के 2-2 लिखे हैं, आई का मी और माई। इसी प्रकार से वी का अस और अवर, ये दोनों यहाँ ये ऑब्जेक्ट हैं आपके। आप समझ लीजिए कि हम इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे अपने प्रोनाउन के। उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। ये ऑब्जेक्ट जो है 2 भागों में बटेगा, एक एक्टिव केस में, एक पैसिव केस में, पॉजिटिव केस में। तो बस ये आपको समझना है, ठीक है। अब बात है इनके परिवर्तन की। परिवर्तन का क्या नियम है, यहाँ हमने मार्किंग में लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार आप बदलेंगे फर्स्ट पर्सन को, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदलेंगे आप सेकंड पर्सन को। ये यहाँ दोनों चीजें हमने लिखा दी गई है। रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता ऑब्लिक कर्म के अनुसार बदलेंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन बदलेगा कर्ता के अनुसार और सेकंड पर्सन बदलेगा कर्म के अनुसार। थोड़ा सा बेटा इसको जटिल है समझना, जब आप एक्सरसाइज के अंदर प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ एक एक सेंटेंसेज में बताया जाएगा। अब जो थर्ड पर्सन है हमारा, आई, वी और यू तो हमारा फर्स्ट और सेकंड पर्सन हो गए। थर्ड पर्सन जो हमारा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये आपको समझाया गया है। यहाँ लिखा हुआ कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात अगर ही है ही रहेगा, सी है सी ही रहेगा, इट है इट ही रहेगा, दे है दे ही रहेगा। यानी कि इनके जो ऑब्जेक्ट होंगे वो भी एज इट इज रहेंगे और जो प्रोनाउन है वो भी एज इट इज रहेंगे। अब मैंने यहाँ एक उदाहरण लिख दिया, ऐसे लिखा है शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई टॉट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाया। ये पास्ट इंडेफिनिट है, आई टॉट। अब सी सेड टू मी का हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट। अब ये जो आई है ये प्रोनाउन है हमारा, और ये आपने देख ही लिया कि ये आई और वी फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है, तो आप समझ लीजिए। अब आई और वी को कहा गया कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है हमारी, ये जो हिस्सा हमने बताया था सी सेड टू मी, ये हमारा पूरा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ये हिस्सा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। अब इसमें सेड टू को तो हमने चेंज कर दिया टोल्ड में। अब इसमें सेड टू से इधर ये जो सी है और ये जो मी है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है सी, और मी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इनके अनुसार वो कह रहा है बदलने के लिए, यानी कि यहाँ जो आई है ये आई किसके हिसाब से बदलेगा, ये आई बदलेगा सब्जेक्ट के मुताबिक, सी के मुताबिक। तो हमें जाहिर सी बात है आई का क्या करना पड़ेगा, आई का हमें सी करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ये। इस आई को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक बदलते हैं, तो यहाँ जो आई का स्थान सी ले लेगा। तो इसलिए हमने यहाँ लिख भी दिया कि ये सी होगा। बस ये इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है बदलने का। अब यू की आप बात ले लीजिए, दूसरे सेंटेंस में हमने यू लिखा हुआ है। इसमें क्या करना है कि भाई जो यू है उसको हमको, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, इस यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है। अब यहाँ देखिए इत्तेफाक से यू ही ऑब्जेक्ट है, तो फिर क्या बदलना, यू का तो यू ही रहेगा, क्योंकि यू का क्या बदलेंगे, यू ही। अगर यहाँ मी होता तो आप मी का सब्जेक्ट आई रख देते, अगर आपका यहाँ अस होता या तो अस का हम वी कर देते।
लेकिन जब यहाँ भी यू ही रखा है तो जाहिर सी बात है वो यू ही रहेगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, उम्मीद है कुछ आपके समझ में आया होगा, नहीं तो जब आप आगे अभ्यास करेंगे और सेंटेंसेस का तब इसको समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूल हमारा जो हमने आपको बताया था, कॉमन जनरल रूल, हमारे काहे के जनरल रूल, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, असर्टिव सेंटेंसेस। ये मैं बात इसलिए दोहरा देता हूँ कि कई बच्चे मिस ना कर जाएं। लिखा हुआ है टेंस का परिवर्तन, तीसरा नंबर का ये रूल है हमारा, रूल नंबर 3 है टेंस का परिवर्तन। लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंसेस में टेंस का परिवर्तन केवल आप तब करें जब वह पास्ट टेंस में यानी कि सेड टू हो उसकी वर्ब। इसका एक सिंपल सी बात यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो बहुत सारी ऊपर लिखी गई हैं, देखिए यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के अलावा कौन कौन सी लिखी हुई है, सेज टू लिखी हुई है, से टू लिखी हुई है, विल सेज टू लिखी हुई है, सेल सेज टू लिखी हुई है, विल से टू लिखी हुई है, सेल से। ये अगर आ गई तो आप टेंस ना बदलें। ये इतनी जो चीज़ें हैं अगर ये आ गई तो आप मत बदलें टेंस। केवल टेंस तभी बदलें जब वो सेड टू हो, अर्थात पास्ट में हो, सेकंड फॉर्म अगर वहाँ दी हुई हो वर्ब की तो आप टेंस बदलें, नहीं तो एज इट इज रहेगा। अब ये भी मान के चलें कि अधिकतर सेड टू ही आता है, सेज टू, विल सेज टू, ये प्रेजेंट और फ्यूचर वाली जो वर्ब हैं ये बहुत कम आती हैं। इसलिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप टेंस के परिवर्तन को करें तो रिपोर्टिंग वर्ब को जरूर देख लें कि वो सेकंड फॉर्म है या नहीं है, क्योंकि सेकंड फॉर्म ही, जैसे सेड फर्स्ट फॉर्म होती है से, सेकंड होती है सेड, तो वो मच ऑब्वियस सेड होनी चाहिए, पास्ट होना चाहिए। ये उसका नियम का, हमारे टेंस के रूल का पहला भाग है। अब देखिए इसको रूल को पढ़ना बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? प्रेजेंट के कितने टेंस होते हैं? 4, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि सभी प्रेजेंट के सभी पास्ट बदल जाएंगे। देखिए लिखा हुआ पास्ट 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 पास्ट, इधर क्या लिखा हुआ? प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, तो सभी प्रेजेंट के सभी पास्ट बदल जाएंगे। बहुत आसान है, नोट करिए, समझ लीजिए। बी में क्या लिखा हुआ है भाई? पास्ट के पहले दो, पास्ट के बाद के दो में बदलेंगे। पहले दो कौन से होते हैं? इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस। तो भाई ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। इन पहले दो को बाद के दो में बदल दीजिए, बस। थोड़ी सी बुद्धि चाहिए, आपके पास है तो अप्लाई करिए। अब तीसरी श्रेणी, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर, फ्यूचर के अंदर भी 4 टेंस होते हैं भाई, वो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबको पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल बी सहायक क्रिया प्रयोग होती है, ये यहाँ लिखी हुई है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी शैल बी प्रयोग होती है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव प्रयोग होती है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप देखेंगे विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्रयोग होती है। अब इसमें क्या रूल है कि केवल विल का वुड करें, शैल का शुड करें, और मुख्य क्रिया जो पहले से है वही रहेगी। तो इसलिए प्रेजेंट से सभी पास्ट में बदलें, पास्ट के पहले दो बाद के दो में बदलें, और फ्यूचर के विल और शैल का स्थान पर वुड या शुड हो जाएगा, मुख्य क्रिया वही रहेगी। इस प्रकार से आप जो टेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के अंतर्गत जो आप 4 रूल पढ़ते हैं, वो 4 रूल में आप क्लियर कर चुके हैं। 5वां रूल हमारा आखिरी रूल है, यह है निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलना। तो जब हम कहते हैं निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले बदलना, तो इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए कि निकटता क्या होती है, दूरी क्या होती है। जो पास में हो उसको दूर करना है। जैसे सभी क्या बोलते हैं? दिस, ये है, लेकिन दूसरा आदमी उसको यह नहीं बोल करके क्या बोलता है? वह है, तो दिस का क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ है दिस, कि दिस का क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। हेयर का क्या हो जाएगा? देर हो जाएगा। लास्ट डे का क्या हो जाएगा? प्रीवियस डे हो जाएगा। ये यहाँ लिखा हुआ है प्रीवियस डे। ये हमारे सब निकटता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। जैसे टुडे है, टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। यस्टरडे का क्या हो जाएगा? द प्रीवियस डे। टुमारो का क्या हो जाएगा? नेक्स्ट डे। अगो का क्या होगा? बिफोर। अरे भाई ये एक लिस्ट है आपकी उसमें किताब में, आप उस किताब की सूची के मुताबिक आप इन चीज़ों को करिए। आप करें क्या? जो हमने PDF आपको भेजा है, आप उसको हूबहू नोट कर लीजिए। जब आप इसको नोट कर लेंगे और इस वीडियो को समझ लेंगे तो कुछ आप चीज़ों को समान रूप से जोड़ पाओगे। फिर क्या करना है भाई? जो आपके एक्सरसाइज दी हुई है उस एक्सरसाइज को आप अप्लाई करिए। बिना एक्सरसाइज पर अप्लाई करें आप इसको नहीं सीख पाओगे। हो सकता है आगे मैं इस वीडियो की सहायता के लिए कुछ सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करने सिखाऊं और तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी।
अब आप जल्दी जल्दी इस वीडियो को सुनने के बाद में जो आपके सवाल हैं, जो आपको समझ में नहीं आया, जो भी आपको क्लैरिटी चाहिए, उसको मुझे टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भेजिए और मैं आपको शीघ्र ही इसके जवाब भेजता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।